बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज की जो हमारी क्लास है वो सप्लाई एंड डिमांड पर है। मैंने असल में पहले भी एक दो मरतबा रिकॉर्ड करने की कोशिश की लेकिन इत्तफाक से हो नहीं पाई। एक दफ़ा माइक मसला कर रहा था और एक दफ़ा सॉफ्टवेयर ने जब रिकॉर्ड हो गई पूरी तो उसमें आवाज़ ही नहीं थी। नहीं तो ये एक दो दिन पहले ही सप्लाई एंड डिमांड के मौजू पे इस टॉपिक पर रिकॉर्डिंग अपलोड हो चुकी होती। सप्लाई एंड डिमांड पर जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बताया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है कि जिसको बहुत सारे ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर्स पूरी दुनिया में एज अ मेथडोलॉजी, एज अ मेथड यूज़ करते हैं, यानी वो इसको पूरा एक स्ट्रेटजी समझते हैं। इसी तरह से सप्लाई एंड डिमांड भी एक मेथड है और एक स्ट्रेटजी है कि जिसकी बेस पर लोग अपनी ट्रेड्स ओपन करते हैं और जिसको लेकर इसी स्ट्रेटजी पे वो अपनी ट्रेड्स लगाते हैं और अपनी जो ट्रेडिंग होती है उसका सारा का सारा इन्हिसार इसी पर होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा है ये कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली बेस भी सप्लाई एंड डिमांड पे करती है कि किसी जगह पर अगर सप्लाई ज़्यादा है तो वहाँ से मार्केट सेल होगी, किसी जगह पर अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ से मार्केट बाय हो जाएगी। किसी जगह पे सप्लाई ज़्यादा है किसी लेवल पे तो वहाँ से मार्केट सेल होगी। अच्छा, इन लेवल से मार्केट सेल या बाय क्यों होती है पहले हम देख लेते हैं एक कि ये बिल्कुल ये वाला जो कंसेप्ट है जिस पे फॉरेक्स ट्रेडिंग बेस्ड करती है या फॉरेक्स की मार्केट मूव करती है वो बिल्कुल कोई अनहोनी बात नहीं है। बिल्कुल आम मार्केट भी इसी असूल पर चलती है। ये देखें फ्रूट है ये, यहाँ पर अब देखें आप जिस साल में या जिस सीज़न में जब भी किसी भी प्रोडक्ट या फ्रूट में सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाए मार्केट में या बहुत ज़्यादा तादाद में वो चीज़ मार्केट में आ जाए तो नतीजतन होता क्या है कि वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा गिर जाती है। तो यही मिसाल फॉरेक्स ट्रेडिंग में है कि जब किसी सप्लाई जोन पर मार्केट जैसे ही पहुंचती है तो वहाँ से उस स्टॉक की, उस पेयर की या उस मेटल की जो इकॉनमी होती है या उसकी कीमत होती है वो बहुत तेज़ी से गिर जाती है। इसका मतलब ये होता है कि सप्लाई ज़्यादा हो गई। इसी तरह से डिमांड की तरफ आएँ, डिमांड ज़्यादा है, लोग इस्तेमाल करने वाले ज़्यादा हैं, ख़रीदार ज़्यादा हैं, लेकिन सप्लाई कम है, प्रोडक्ट कम है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि वो जो चीज़ होती है वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाती है और महंगी हो जाती है, और वहाँ से फिर हम बाय करते हैं इस तरह से। ये देखें, इसकी मिसाल एक चार्ट से दी हुई है कि यहाँ तक मार्केट एक बैलेंस मोमेंटम में आ रही थी, लेकिन यहाँ जैसे ही ये दाखिल हुई सप्लाई जोन में तो यहाँ से बहुत तेज़ी से ये नीचे गिरी है। इसी तरह से आप देखें ये यहाँ पर अपने एक नॉर्मल उस में आ रही थी मोमेंटम में, लेकिन जैसे ही ये डिमांड जोन में दाखिल हुई तो बहुत तेज़ी से यहाँ से ऊपर गई है। इसकी वजह यह थी कि यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गई थी। तो होता क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग में कि ये एक तो बहुत इजी मेथड है, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, बहुत ही इजी मेथड है। होता क्या है कि सप्लाई या डिमांड बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है? सप्लाई एंड डिमांड, एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मेथड है ये किसी भी टाइम फ्रेम पर चल जाता है। मतलब किसी भी टाइम फ्रेम पर अगर आपको ये मेथड यूज़ करना आता है तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पर इस मेथड को यूज़ कर देते हैं। फिर डिमांड का मतलब है कि जो बायर्स हैं वो पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग है किसी भी लेवल पर। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक रैली, इसको हम रैली कहते हैं, ये जो ऊपर जा रही है। एक जो ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, उसे हम रैली कहते हैं। फिर जब मार्केट थोड़ी देर रुकती है तो उसको हम बेस कहते हैं, रैली, बेस, रैली। तो ये जो रैली बेस होती है, रैली की बेस, इसको भी डिमांड जोन कहा जाता है। और ये वाला जो जगह है जहाँ से रैली शुरू हुई होती है, ट्रेंड शुरू हुआ होता है, उसको भी हम डिमांड जोन कहते हैं। अब देखें जब रैली वापस आती है तो दोबारा से इस डिमांड जोन से डिमांड लेकर वापस चली जाती है।
अच्छा, सप्लाई का क्या मतलब है? अब दो चीज़ें होती हैं मार्केट, एक तो रैली बेस रैली में मूव करती है, फिर एक और ड्रॉप बेस ड्रॉप होता है। ये डाउन ट्रेंड को ड्रॉप बेस ड्रॉप कहते हैं, यानी मार्केट नीचे आ रही है, बेस बनाती है थोड़ा सा ऊपर आकर, तो ये भी हमारा इस तरह से, जैसे वो सप्लाई डिमांड जोन था, तो ये वाली जो बेस है ये हमारी सप्लाई जोन होगा, ये भी सप्लाई जोन होगा और ये भी सप्लाई जोन होगा। तो इस तरह से हम इसमें ट्रेड करते हैं। इस सप्लाई जोन का मतलब ये है कि यहाँ पर सप्लाईज जो हैं वो ज़्यादा हैं, सप्लाई सेलर्स ज़्यादा पोटेंशियल में है। अच्छा, रूल्स क्या हैं? आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं लेवल्स को सप्लाई जोन के? पावरफुल मूव फ्रॉम बेस, यानी कि हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल सेव थी कि जो मूव है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए। ये देखें, ये एक डिमांड जोन की मिसाल है कि मार्केट एक नॉर्मल मोमेंटम में चली आ रही, यहाँ से बहुत तेज़ी से नीचे गिरी, फिर इस जगह पे ये घूमना शुरू हो गई, लेकिन अचानक से यहाँ से बहुत तेज़ी से इसने मूव दिया और इस स्ट्रक्चर को ब्रेक भी कर दिया, इस रेजिस्टेंस को यहाँ से ब्रेक भी कर दिया। तो ये एक कंडीशन भी है डिमांड और सप्लाई जोन की, कि डिमांड और सप्लाई जोन को हम सप्लाई या डिमांड जोन तब कहेंगे जबकि उसके नतीजे में कोई ना कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होया हो। ये जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ है, पहले ये वाला स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ है, फिर ये वाला स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ है, और फिर उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ है। ये बिल्कुल चार्ट का हशर नशर कर दिया है। अच्छा, तो ये देखें, ये एक और मिसाल है। ये आप देखें, यहाँ नीचे से रैली आ रही थी, नीचे से रैली आ रही थी, इस जगह पे आकर मार्केट ने एक बेस बनाई और यहाँ से फिर बहुत तेज़ी से ऊपर चलेगी। ये इससे पहले मार्केट की रेजिस्टेंस भी थी और ये स्ट्रक्चर भी मार्केट ने ब्रेक कर दी और फिर बहुत तेज़ी से ऊपर भी गई है मार्केट यहाँ तक। तो हम अब इस जोन को एज अ डिमांड जोन ड्रॉ कर लेंगे और फिर देखें मार्केट जैसे ही वापस इस जगह पर आई है, यहाँ से वापस बहुत तेज़ी से ऊपर गई है, इसी डिमांड जोन को उसने कंटिन्यू किया है। इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अच्छा, होता ये है कि ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्रिएट क्यों होते हैं? ये जो छोटी छोटी मूव्स होती हैं, ये रिटेलर्स और जो हेज फंड मैनेजर या जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं उनकी बेस पर चली आ रही होती है। ये जो स्मॉल सी एक रैली होती है, लेकिन जिस लेवल से मार्केट बहुत तेज़ मूव देती है, ये देखें कि बहुत तेज़ी से इस लेवल से इसने बड़ी एक दो कैंडल्स बनाई हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल कैंडल्स। इन्हें पोटेंशियल कैंडल्स बनाते हैं जो आम कैंडल्स की निस्बत बहुत बड़ी हों, 3, 4, 5 गुना बड़ी हों एवरेज कैंडल से। इन्हें हम पोटेंशियल कैंडल्स कहते हैं और इनकी बेस पर हम डिमांड या सप्लाई जोन बनाते हैं। तो होता क्या है कि ऐसे लेवल से ये बनती इस वजह से हैं क्योंकि बाज़ औक़ात किसी भी लेवल पर जो बैंक्स होते हैं, बड़े बैंक्स, अरब खरबों जो डॉलर्स, असल में है ये कि ये मार्केट जाहिर सी बात है 80% जो है वो इन्हीं लोगों की है। मतलब ये जो बैंक्स हैं या हेज फंड मैनेजर्स हैं या इंटर बैंक्स हैं या मेजर बैंक्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो बड़े बड़े, तो ये सारी मार्केट चल उन्हीं पे रही होती है और जो 20% होते हैं इस मार्केट का, वो जाहिर सी बात है इनके पीछे पीछे चलने की कोशिश करते हैं, इनके साथ साथ चलते हैं। अब यहाँ से ये देखें, ये जगह बता रही है कि किसी न किसी बैंक ने ये बड़ी मूव कराई है, तो बैंक इस जगह पर इंटरेस्टेड था। तो इसमें होता ये है कि जिस जगह पे बैंक इंटरेस्टेड हो वहाँ से फिर वो ट्रेड लगाता है और अरबों के डॉलर उस जगह से मार्केट में एंटर होते हैं, तो वो जगह बहुत तेज़ी से डिमांड बन जाती है और वहाँ से बहुत तेज़ी से मार्केट अप मूव बनाती है और बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाती है। तो होता क्या है, अच्छा मार्केट वहाँ पर वापस क्यों आती है? वो इसलिए वापस आती है क्योंकि एक तो एक डिमांड जोन बन गया है। अब जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं या स्मॉल बैंक्स होते हैं या इंटर बैंक्स होते हैं, उनकी नज़रों में ये लेवल आ जाता है। वो ये सोच कर रख लेते हैं कि यार अब मार्केट इस जगह पर वापस आएगी तो बड़े बड़े बैंक्स जो हैं या जो बड़े एक दो बैंक्स हैं
वो माजी में भी इस जगह पे इंटरेस्टेड थे, वो अब फिर इस जगह पे इंटरेस्टेड होंगे। और इसकी एक और वजह ये भी होती है कि जिस बैंक ने यहाँ से मूव कराई है उसके कुछ ऑर्डर्स रह चुके होते हैं। रहते कैसे हैं कि मतलब बिलफर्ज 10 अरब डॉलर कोई बैंक मार्केट में डालना चाहता है, वो 5 अरब डॉलर डालेगा जैसे ही, तो मार्केट इतनी देर में ही मतलब वो मार्केट में ऐड हो चुके होंगे और उसकी कीमत उस पेयर की या उस इकॉनमी या स्टॉक की कीमत जो है ऊपर जा चुकी होती है इतने ऐसे में। अब जो बैंक होता है उसने तो तय किया होता है कि यार मैंने 10 अरब डॉलर डालने थे, तो 5 अरब जैसे ही डालता है तो मार्केट इतना ऊपर चली जाती है। अब वो बाकी 5 अरब जो होते हैं डॉलर्स वो बचा के रख लेता है, तो मार्केट जैसे ही वापस उस लेवल पर आती है वो अपने जो 5 अरब डॉलर्स होते हैं वो फिर से उस जगह पे मार्केट में डाल देता है। और जो छोटे छोटे बैंक्स होते हैं या छोटे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी फिर इस जगह पे इंटरेस्टेड होते हैं और उसी बैंक के साथ वो फिर से मार्केट में एंटर हो जाते हैं। तो ये बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई जोन का एक कंसेप्ट है। फिर हम सप्लाई एंड डिमांड जोन का इन कैंडलिस्टिक पैटर्न्स की बेस पर पहचानते हैं कि अगर किसी भी सप्लाई जोन पर आके मार्केट ने बहुत तेज़ी से बुलिश इनगल्फिंग की है या बेरिश इनगल्फिंग की है, तो ये चीज़ हमें शो करती है कि यार मार्केट में उस जगह पर बहुत ज़्यादा डिमांड या सप्लाई मौजूद है। अब चलते हैं प्रैक्टिकल चार्ट की तरफ और जाके देखते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है सप्लाई या डिमांड जोन को। ये अब यहाँ पर देखें आप, तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर आ रही थी, बहुत तेज़ी से ऊपर आ रही थी। इस जगह पर मार्केट आकर अचानक से रुक गई इस जगह पर। और हुआ क्या कि इस लेवल पर जैसे ही आई, यहाँ से बहुत तेज़ी से मार्केट ने यहाँ से डिमांड क्रिएट की और ऊपर की तरफ गई। तो हम क्या करते हैं, अब ड्रॉ कैसे किया जाता है? ड्रॉ इस तरह से किया जाता है कि यहाँ से हम रेक्टेंगल का टूल ढूंढेंगे और जिस जगह से मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गई होती है उस कैंडल की क्लोजिंग और जो उससे लास्ट वाली सेलिंग की कैंडल होती है उसकी क्लोजिंग को हम इस तरह से उस पर डिमांड जोन क्रिएट कर देते हैं। ये देखें, ये अब यहाँ पर एक डिमांड जोन क्रिएट हो गया है। अब देखेंगे मार्केट जैसे ही यहाँ पर वापस आई है बहुत तेज़ी से यहाँ से फिर वापस चली गई है। तो ये इस बात की अलामत थी कि यहाँ पर ये जो मूव थी वाकई किसी बैंक ने करवाई थी और उसके कुछ ऑर्डर्स थे वो बाकी रह गए थे। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर आई उसने अपना पैसा फिर से मार्केट में ट्रेड किया और यहाँ से फिर मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर चली गई है। अब हम इसी को या किसी और को पाउंड यूएसडी को जाकर देख लेते हैं। हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाकर देख लेते हैं कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में किस तरह से डिमांड और सप्लाई जोन क्रिएट होते हैं। ये देखें, यहाँ से मार्केट आ रही थी एक नॉर्मल ट्रेंड में, यहाँ से मार्केट ने इस लेवल पर बेस बनाई अपनी, यहाँ से देखें थोड़ी देर रुकी है मार्केट, लेकिन जैसे ही रुकी है तो यहाँ बहुत तेज़ी से मार्केट ने ऑलमोस्ट 5 कैंडल्स में मार्केट यहाँ तक पहुँच गई है। तो ये इस चीज़ की अलामत थी कि यहाँ पर ट्रेड करने में कोई बैंक इंटरेस्टेड है और यहाँ पे किसी बैंक ने ये बड़ी मूव कराई है। नहीं तो इससे कबल यहाँ पे से मार्केट इतनी तेज़ी से नहीं आ रही थी, यहाँ से ही बहुत तेज़ी पकड़ी। इस तरह से हमने ये डिमांड जोन इसका क्रिएट कर दिया। ये इसकी रेड कैंडल जो लास्ट है जिससे मार्केट उठी है
और ये इस तरह से हमने इसकी क्लोजिंग दोनों तरफ की हमने यहाँ पे डिमांड जोन, अगर तो ये बहुत बड़ी होती रेड कैंडल तो फिर हम या अगर कोई कहे कि इस ग्रीन कैंडल को भी साथ में शामिल किया जाए तो फिर ऐसे नहीं करेंगे हम, फिर हम इस तरह से ही डिमांड जोन क्रिएट करेंगे लास्ट वाली जो कैंडल है उसकी दोनों अतराफ की क्लोजिंग पे। अगर तो यहाँ पे हम करते हैं तो फिर हमारा जो रिस्क होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ से हम ट्रेड लेते हैं मार्केट के वापस आने पे तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ बन रहा होगा। तो ये डिमांड जोन हमने क्रिएट किया तो देखें मार्केट वापस जैसे ही वहाँ पर आई तो जिस बैंक के ऑर्डर रह गए थे उसने दोबारा से अपना पैसा वापस मार्केट में लगाया और यहाँ से बहुत तेज़ी से मार्केट फिर से ऊपर वापस चली गई। तो ये हम जो रूल पढ़ रहे थे उनमें ये रूल आ गया कि पावरफुल मूव फ्रॉम बेस ये होना चाहिए। फिर उसके बाद एक और लाजमी इसका असूल है कि सप्लाई एंड डिमांड जोन मस्ट बी फ्रेश। अगर तो फ्रेश होंगे तो ये बहुत खुशाइन चीज़ है, यानी कि ये देखें ये फ्रेश था तो बहुत अच्छा डिमांड जोन बना। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पर आई तो ये हम इसे वीक तस्वुर करेंगे। मार्केट अगर से यहाँ से ऊपर गई है लेकिन हम इसे वीक जोन तस्वुर करेंगे। फिर जब तीसरी मरतबा यहाँ पर आई है तो हम इसे मज़ीद वीक तस्वुर करेंगे और देखें कि हुआ भी ऐसे है कि एक तो इसने थोड़ा डाउनवर्ड भी गई है मार्केट और फिर उसके बाद ज़्यादा ऊपर जा भी नहीं सकी है मार्केट। तो ये चीज़ इस बात की अलामत है कि ये यहाँ पर मज़ीद वीक हो चुका है और यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर भी ब्रेक नहीं किया। अब ये चीज़ देखें यहाँ पर कि ये वाली जो मूव है यहाँ पर ये मार्केट बार बार कोशिश कर रही है लेकिन ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर पा रही थी इन दो मूव्स में। तो और जो कैंडल्स बना रही है वो भी बहुत छोटी छोटी बना रही थी। ये इस बात की अलामत थी कि यहाँ पर सप्लाई यहाँ तक बहुत वीक है इन दो लेवल्स पे। लेकिन यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने ना सिर्फ ये वाला जो लेवल था ये ब्रेक किया नीचे की जानिब, ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया, बल्कि ये वाला स्ट्रक्चर भी आलमोस्ट ब्रेक कर दिया। तो इससे हम अब आइडिया लगाएंगे कि ये वाला जो जोन है अब ये सप्लाई जोन बन चुका है और यहाँ पे मार्केट फिर आएगी तो नीचे गिर सकती है, चूँकि इसके नतीजे में दो स्ट्रक्चर्स ब्रेक हुए हैं और यहाँ पे बहुत बड़ी पोटेंशियल कैंडल्स भी हमें मिली हैं। अब चूंकि H4 में बहुत बड़ा डिमांड जोन क्रिएट सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा था तो हम H1 में जाके कंफर्मेशन करेंगे कि जो एक्चुअल हमारा सप्लाई जोन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है। ये दें इस कैंडल से रिजेक्शन मिली मार्केट को, फिर ये एक हैमर और डोजी टाइप चीज़ बनी, फिर उसके बाद यहाँ से बहुत तेज़ी से मार्केट गिरी। इस लेवल को हमने इम्पोर्टेंस देनी है यहाँ पे इसकी क्लोजिंग पे, और फिर देखें यहाँ पे ऊपर मार्केट गई हुई है तो इस जगह पर भी हमने जाकर ये ड्रॉ कर देनी है और ये हमारा ऑलमोस्ट जो है 20 पिप्स का ये हमारा सप्लाई जोन बन जाता है। अब देखें मार्केट जैसे ही यहाँ पर आती है, पहले ही शो कर दिया मार्केट ने कि मार्केट में जो बायर्स हैं वो यहाँ पे बहुत वीक हो चुके हैं, और फिर जैसे ही यहाँ पर ये बनी यहाँ से हम मार्केट में एंटर हो सकते हैं। ये एक अच्छी खासी पोटेंशियल कैंडल आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, और फिर उसके नतीजे में देखें कि मार्केट ने सीधा जाकर इस लेवल को दोबारा से टच किया है। तो ये सप्लाई एंड डिमांड जोन इस तरह से क्रिएट होते हैं। बाज़ औक़ात मार्केट इसकी जो नोयत है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें जो रूल्स हैं वो ये हैं कि स्ट्रक्चर ब्रेक मस्ट है, यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए, कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक लाजमी होना चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि स्ट्रक्चर ब्रेक के साथ साथ पोटेंशियल कैंडल्स आपको मिलनी चाहिए। जैसे ये यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सप्लाई है, तो ये देखें मार्केट में कितनी बड़ी बड़ी पोटेंशियल कैंडल मौजूद हैं। ये एक बहुत पोटेंशियल कैंडल है, दूसरी कैंडल ने वापस जाने की कोशिश की लेकिन सेलर्स ने फिर यहाँ से पुश किया, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ तक आकर ही वापस हुई। तो ये इस बात की अलामत थी कि यहाँ पे सप्लाई मौजूद है। यहाँ पे हमने सप्लाई जोन क्रिएट किया।
फिर यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर जब मार्केट आई ये ड्रॉप आ रहा था, ड्रॉप बेस ड्रॉप की जो हम बात कर रहे थे, ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो ये देखें यहाँ पे बेस बनाई मार्केट ने और यहाँ से बहुत तेज़ी से मार्केट ने 2-3 कैंडल्स H1 की नीचे बनाई और ये वाला जो इसका स्ट्रक्चर था ये भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब हम ये आइडेंटिफाई कर सकते थे कि इस जगह पे मार्केट में सप्लाई मौजूद है। अब देखें मार्केट जैसे ही इस जगह पर वापस आई तो यहाँ से हमने ये इसका सप्लाई जोन क्रिएट कर दिया। अब ये इस कैंडल से गिरी है मार्केट, तो इसकी जो लास्ट वाली कैंडल है उसकी क्लोजिंग और जो ऊपर वाली कैंडल है उसकी क्लोजिंग पर हम एक सप्लाई जोन क्रिएट कर देंगे और ये हमारा इस जो लास्ट वाली विक है इससे 4-5 पिप्स ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। और फिर देखेंगे मार्केट जैसे ही वापस इसने ये वाली पोटेंशियल कैंडल बनाई यहाँ से फिर बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे गिरी है और अच्छा खासा नीचे गिरी है। तो ये हमने सप्लाई जोन भी डिस्कस कर लिए कि कैसे बनाने हैं और डिमांड जोन भी डिस्कस कर लिए। ये इसके स्ट्रक्चर ब्रेक लाजमी होना चाहिए। फिर जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशो है वो कम से कम भी 1/2 होना चाहिए। ये 1/3 इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है। वन बाई टू रिस्क एंड रिवार्ड रेशो इसका कम से कम होना चाहिए, तब ये सप्लाई एंड डिमांड जोन बनेगा। यानी कि इसका जो स्टॉप लॉस बन रहा है ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं मुसलसल। नेक्स्ट क्लास में ये तफसील से हम बता भी देंगे कि स्टॉप लॉस और रिस्क टेक प्रॉफिट कैसे रखा जाता है, तो उसमें हम ये चीज़ भी डिस्कस कर लेंगे। फिर एक ये है कि जोन बिकम वीक ऑन मोर देन 2 टचेस। ठीक हो गया, एक दफ़ा मार्केट जोन पे आती है तो वो फ्रेश जोन कहलाएगा, दूसरी दफ़ा आएगी फिर भी हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन तीसरी दफ़ा रिकमेंड नहीं है कि तीसरी दफ़ा भी किसी भी डिमांड या सप्लाई जोन से ट्रेड की जाए। फिर इसकी टिप्स हैं 2 कि फ्रेश लेवल जो है वो बेस्ट है, बेस्ट टू ट्रेड। अगर वहाँ पे अब आपको ट्रेड मिलती है तो वो बिल्कुल बेस्ट ट्रेड होगी, वो 80-85% आलमोस्ट आपको हमेशा सक्सेस देगी, बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा। फिर एक और जो चीज़ है कि मार्केट किसी भी सप्लाई या डिमांड जोन पे आकर तेज़ी से अगर नीचे गिरती है, यानी ये देखें यहाँ से आई है जैसे ही इस जगह पे तो बहुत तेज़ी से नीचे गिरी है, तो ये इतना ही मजबूत सप्लाई जोन होगा। और इसी तरह से अगर डिमांड जोन से बहुत तेज़ी से गिरती है तो डिमांड जोन भी उतना ही मजबूत होगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। जितने भी मेथड्स हैं सिर्फ वीडियोस देखकर या बुक्स पढ़कर आपको नॉलेज नहीं आएगा, प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप लोग प्रैक्टिस किया करें और अपने चार्ट्स जो हैं मुझसे शेयर किया करें मुसलसल। और फिर कुछ लोग करते भी हैं और बहुत अच्छे सीख रहे हैं कुछ लोग। फिर इसके अलावा ये है कि चार्ट डेली के डेली आप बनाएं। ये सारे लेवल जैसे ये देखें, ये इसकी स्पोर्ट बनी हुई है, ये एक लेवल बना हुआ है, ये सप्लाई जोन क्रिएट होया हुआ है, फिर ये सप्लाई जोन दोबारा से क्रिएट होया। इस तरह से चार्ट बनाएं, डेमो पर प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जो मैं PDF भेज रहा हूँ वो बहुत नॉलेज वाली चीज़ें हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप पढ़ लें तो मैं समझता हूँ एक माह में इंसान अच्छा खासा प्रोफेशनल ट्रेडर्स बन जाता है, अगर ये सारी चीज़ें पढ़े और इनका नोट्स बनाए। वाकई हाथ पर हाथ रख कर मतलब धरे रहकर कुछ भी नहीं हो सकता। तो बस अगली क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं ट्रेडर्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।